हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 9th की सेकंड पोएम विंड की डिटेल एक्सप्लेनेशन के बारे में। साथ ही साथ इस पोएम में हम जानेंगे कि कौन कौन इस पोएम की राइम स्कीम क्या है और कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस इस पोएम में यूज़ की गई हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं सबसे पहले पोइट विंड जो पोएम है, इसके पोइट कौन है, इनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पोएम जो है सबसे पहले तमिल भाषा में लिखी गई थी और इनको लिखने वाले थे सुब्रमण्या भारती। यानी इस पोएम के जो पोइट हैं वो हैं सुब्रमण्या भारती, जो कि 1882 में जन्मे थे और 1921 में इनका देहांत हो गया था। ये एक तमिल पोइट थे और इस कविता को तमिल भाषा में लिखा गया है, लेकिन बाद में ए.के. रामानुजन ने इस पोएम का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था। तो कहने का मतलब है, इस पोएम को लिखने वाले हैं सुब्रमण्या भारती और इस पोएम का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था ए.के. रामानुजन ने। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। अब बात कर लेते हैं हम पोएम के बारे में, पोएम में क्या कहा गया है। और दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहूँगा, ये एक सिंबॉलिक पोएम है और इस कविता के माध्यम से कवि ने एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। क्या मैसेज देने की कोशिश की है वो इस पोएम के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा। तो पहले वर्ड टू वर्ड इस पोएम को एक्सप्लेन कर लेते हैं और बाद में जो मैसेज देने की जो कवि ने जो मैसेज दिया है उस मैसेज के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं। The wind blows strongly and causes a lot of distraction. How can we make friends with it? यानी पहली लाइन में इसमें लिखा हुआ है कि जो विंड जो है जब बहती है, तेज़ बहती है, तो क्या करती है, बहुत बड़े विनाश का कारण बनती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट? हम इससे दोस्ती कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर हम इस पोएम में ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट इंस्टेंस में पोइट क्या कहता है, पोइट विंड को एड्रेस करते हुए बोल रहा है और विंड को एड्रेस करते हुए पोइट क्या कहता है, विंड कम सॉफ्टली, विंड आप धीरे आओ, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, विंडोज़ के शटर को मत तोड़ो। यानी विंडो जो पोइट जो है वो विंड से दयायाचना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप धीरे आएँ और विंडोज़ की खिड़कियों के शटर को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर जो पेपर रखे हुए हैं उन्हें मत बिखराओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और सेल्फ यानी ताक पर जो किताबें रखी हुई हैं उन्हें नीचे मत गिराओ। There, look what you did. You threw them all down. देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने उन सभी किताबों को नीचे गिरा दिया। You tore the pages of the books. तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए। You brought rain again. तुम दोबारा बारिश ले आई हो। तो इस तरीके से पोइट जो है विंड को एड्रेस करते हुए उससे बात कर रहा है और उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप धीरे आएँ, खिड़कियों की शटर्स मत तोड़ो, पेपर्स मत बिखराओ, सेल्फ यानी ताक पे रखी हुई किताबों को नीचे मत गिराओ। देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने सबको नीचे गिरा दिया, तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए, तुम फिर से बारिश ले आई हो। यानी ये तमाम बातें वो विंड को एड्रेस करते हुए विंड को पोइट कह रहा है। आगे क्या कहता है, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling leaves and crumbling hearts. पॉइंट कहता है कि तुम बहुत चतुर हो कमज़ोर लोगों की खिल्ली उड़ाने में, कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाने में तुम बहुत चतुर हो। यानी जो भी कमज़ोर चीज़ें हैं उनको तुम क्या कर देती हो, उनका मजाक उड़ाती हो। जैसे कमज़ोर जर्जर होते हुए दरवाजे, कमज़ोर जर्जर होते हुए घर, कमज़ोर रैफ्टर्स यानी बीम जो होते हैं, कमज़ोर लकड़ियाँ, कमज़ोर शरीर, कमज़ोर जीवन और कमज़ोर हृदय, यानी जितनी भी तमाम कमज़ोर चीज़ें हैं उन चीज़ों का मजाक उड़ाने में आप काफ़ी माहिर हो, विंड को एड्रेस करते हुए पोइट कह रहा है। अब देखो नेक्स्ट लाइन में पोइट क्या करता है, पोइट विंड को पर्सोनिफाई कर रहा है। यहाँ पर पोइट ने विंड को विंड गॉड से पर्सोनिफाई किया है, यानी विंड का जो है मानवीकरण किया है। पोइट कहता है, विंड गॉड विनोज एंड क्रैशेस देम ऑल, यानी विंड गॉड जो है वो विनो करता है और क्रश सबको कुचल देता है, यानी फटकाता है और कुचल देता है। विनो का मतलब होता है, अक्सर आपने खेतों में देखा होगा जब हम अनाज वगैरह निकालते हैं तो हम अनाज को विनो बास्केट में लेकर बरसाते हैं। विनो बास्केट हमारी क्षेत्रीय भाषा में हम बोलते हैं छाछ को, इन छाछ होता है उसे इंग्लिश में बोलते हैं विनो बास्केट। तो जब छाछ में लेकर अनाज को बरसाया जाता है तो जो अनाज होता है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है और अनाज के साथ जो घास, जो फूस वगैरह होता है, जो पत्ते वगैरह होते हैं, जो कचरा वगैरह होता है, वो हवा के साथ क्या होता है, हवा उसे बहा ले जाती है। तो इस तरीके से अनाज अलग हो जाता है और जो हल्का फुल्का जो कचरा वगैरह होता है वो अलग हो जाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं विनोइंग। तो यहाँ पर इस लाइन के अंदर पोइट जो है विंड को पर्सोनिफाइड कर रहा है, विंड का मानवीकरण करते हुए कह रहा है कि विंड गॉड जो है वो कमज़ोर लोगों को वो क्या करते हैं, फटकाते हैं और उनको कुचल देते हैं। कमज़ोर चीज़ें हैं उनको फटकाते हैं और कुचल देते हैं। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम,
यानी विंड जो है आप वो काम नहीं करेगा, यानी विंड गॉड जो है, विंड जो है वो काम नहीं करती जो आप उसे कहेंगे, यानी विंड जो है वो अपने हिसाब से काम करती है, आपकी दया या आपकी रिक्वेस्ट से कोई काम नहीं चलेगा, विंड अपने हिसाब से ही काम करेगी। सो नेक्स्ट सेंस में कहता है पोइट, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। इसलिए पोइट कहता है कि अब आपकी रिक्वेस्ट करने से कोई कुछ नहीं होगा, इसलिए इससे बेहतर यह है कि आप कमज़ोर, यानी चलो क्या करते हैं, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो चलो आओ हम मजबूत घर बनाते हैं, लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, और दरवाज़ों को मजबूती से जोड़ते हैं, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अपने शरीर को भी मजबूत बनाने का अभ्यास करते हैं, मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, अपने दिलों को मजबूत बनाते हैं, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और अगर हम ऐसा करते हैं तो ये विंड जो है, ये वायु जो है हमारी दोस्त बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, पोइट कहता है कि विंड जो है, हवा जो है, कमज़ोर आग को बुझा देती है, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिस, लेकिन जो ताकतवर आग होती है, जो तेज़ आग होती है, जो बड़ी आग होती है, उसे ये और पनपाती है और दहकाती है। जैसा आपने देखा होगा अक्सर दीपक जलता है और हवा के एक छोटे से झोंके से वो बुझ जाता है, लेकिन कभी आपने जंगल की आग देखी है, जंगल की आग जो होती है वो हवा का साथ पाकर और विकराल रूप धारण कर लेती है। तो कहने का मतलब है जो विंड जो है वो कमज़ोर आग को तो बुझा देती है, लेकिन जो ताकतवर आग, जो बड़ी आग होती है, उसे पनपाने का काम करती है, उसे विकराल रूप धारण करवाने का काम करती है। लास्ट में पॉइंट कहता है, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। पॉइंट कहता है कि ये विंड की जो दोस्ती है वो अच्छी है और हमें हमेशा उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो ये थी इस पोएम की एकदम लिटरल मीनिंग, जो लिटरल एक्सप्लेनेशन थी वो मैंने आपको बताई है, वर्ड टू वर्ड हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लेकिन इस पोएम के माध्यम से विंड को एज ए सिंबल पोइट ने इस पोएम में यूज़ किया है, और इस पोएम के माध्यम से जो मैसेज कवि देना चाहता है वो ये है कि जिस तरीके से विंड जो है कमज़ोर लोगों को दबाती है, कमज़ोर लोगों पर अत्याचार करती है और ताकतवर लोगों का साथ देती है, तो उसी तरीके से विंड की तरह ही हमारे जीवन में भी, क्या इंसान के जीवन में भी क्या होता है, परेशानियां आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, मुसीबतें आती हैं। तो जो इंसान उन परेशानियों का, उन तकलीफ़ों का, उन मुसीबतों का डटकर मुकाबला करते हैं, तो जो ताकतवर होते हैं, यानी जो ताकतवर लोग होते हैं, वो उन मुसीबतों का, परेशानियों का डटकर मुकाबला करते हैं और अपने आप को और निखार पाते हैं, अपने आप को और ग्रो कर पाने में वो सफल हो जाते हैं और एक कामयाब इंसान के रूप में उभर कर सामने आते हैं। लेकिन जो कमज़ोर लोग होते हैं वो इन परिस्थितियों का, यानी जीवन में जो परिस्थितियाँ, यानी विंड के रूप में, जैसे विंड की तरह जो जीवन में परेशानियाँ, तकलीफ़ें, मुसीबतें आती हैं, तो वो इन चीज़ों से घबरा जाते हैं और सरेंडर कर लेते हैं। तो एक तरह से वो खुद अपने पतन का कारण होते हैं और अपने नष्ट होने का कारण वो खुद बन जाते हैं। तो कहने का मतलब है, इस पोएम के माध्यम से कवि यही संदेश देना चाहता है कि जब भी हमारे जीवन में, यानी पहली बात तो ये तय है कि हर इंसान के जीवन में कठिनाइयाँ, मुसीबतें, तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उन तकलीफ़ों का डटकर मुकाबला करना है। अगर हम इन तकलीफ़ों का, मुसीबतों का डटकर मुकाबला करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को ग्रो कर पाने में सफल होंगे, और अगर हम इनसे डरकर भागेंगे तो ये हमारे पतन का कारण होगा। तो कुल मिला के कवि यही कहना चाहता है, हमें मुसीबतों का, तकलीफ़ों का, परेशानियों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो ये थी इस पोएम की डिटेल एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं इस पोएम की राइम स्कीम के बारे में और कुछ लिटरेरी डिवाइसेज जो इसके अंदर यूज़ की गई हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम राइम स्कीम की बात करें तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पोएम में एक्चुअली कोई राइम स्कीम यूज़ ही नहीं हुई है, क्योंकि राइम स्कीम का मतलब होता है कोई भी स्टैंजा है उसके लास्ट जो वर्ड होता है उस साउंड को, जैसे मैं पीछे आपको बताऊं कि राइम स्कीम किस तरीके से निकालते हैं। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी स्टैंजा की राइम स्कीम निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे। जैसे इस लाइन का लास्ट वर्ड है सॉफ्टली, एक मिनट, इस लाइन का लास्ट वर्ड है सॉफ्टली, ठीक है। सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है विंडोज़, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है पेपर्स, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है सेल्फ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने चारों वर्ड्स हैं इनकी साउंड जो है अलग अलग है, और जब हम इसकी राइम स्कीम निकालते हैं तो हम मैच करते हैं कि भी फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन या थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, कौन सी लाइन कॉमन है, मैच कर रही है, तो उस साउंड के हिसाब से हम राइम स्कीम निकालते हैं। लेकिन इस पोएम में क्या है, इस पोएम के जो जितने भी वर्ड्स हैं इन सभी के साउंड्स जो है अलग अलग है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये जो पोएम है एक फ्री वर्स है, इस पोएम की कोई भी राइम स्कीम नहीं है। तो ये बात मोटे मोटे तौर पर हमें समझ लेनी चाहिए कि इस पोएम की कोई भी राइम स्कीम नहीं है। द एंटायर पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स, यानी पूरी कविता जो है एक फ्री वर्स के रूप में लिखी गई है। देयर इज़ नो राइम स्कीम इन द पोएम, और इस पोएम में किसी भी राइम स्कीम का यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी साउंड मैच नहीं कर रही है। अब बात करते हैं सेकंड लिटरेरी डिवाइस की। जो लिटरेरी डिवाइस इसके अंदर यूज़ हुई है वो एक है एनाफोरा।
अब एनाफोरा का मतलब क्या होता है दोस्तों? एनाफोरा का मतलब है व्हेन अ वर्ड इज रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कंसिक्यूटिव लाइन इट इज़ द डिवाइस ऑफ एनाफोरा। यानी एनाफोरा जब किसी स्टेंजा में जो लाइनें होती हैं, जैसे एक 4 लाइन का स्टेंजा है, तो उन चारों लाइनों में अगर 2 या 3 लाइन की स्टार्टिंग में सेम वर्ड आ रहा है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। ये देख लीजिए, यानी एग्जाम्पल है, एक स्टेंजा है, एक्सटेंजर की 3 लाइनें दी हुई हैं। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्केटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। तो यहाँ पर देखो तीनों लाइन जो है, तीनों लाइन में फर्स्ट वर्ड जो है डोंट इनका इसका यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस स्टेंजा के अंदर एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्ड लिटरेरी डिवाइस की, और थर्ड लिटरेरी डिवाइस हमारी है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का मानवीकरण करना। यानी किसी चीज़, जब हम किसी चीज़ का मानवीकरण करते हैं तो वहाँ पर मानकर चलें कि वहाँ पर लिटरेरी डिवाइस जो है वो पर्सोनिफिकेशन यूज़ की गई है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एग्जाम्पल इस पोम में दिया गया है, जैसे एक एग्जाम्पल है, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। देखो जहाँ पर विंड को एड्रेस करते हुए पोइट कहता है, विंड को कह रहा है कि यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। यानी विंड का मानवीकरण किया गया है। यहाँ पर विंड हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, विंड का मानवीकरण किया गया है। व्हेन द पोइट सेज दैट यू आर, ही इज रेफरिंग टू विंड एज यू, दैट मीन्स ही इज ट्रीटिंग विंड एज ए पर्सन। यानी एक व्यक्ति के रूप में विंड का मानवीकरण किया गया। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। अब नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं, और हमारी नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है रेपिटेशन। रेपिटेशन का मतलब होता है पुनरावृत्ति। यानी जब किसी फ्रेज में, किसी सेंटेंस में, किसी भी पोएम में, किसी भी फ्रेज या सेंटेंस के अंदर जब किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है, या किसी पोएम में किसी सेंटेंस की पुनरावृत्ति होती है, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रेपिटेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। एनाफोरा और रेपिटेशन में थोड़ा सा फर्क है। एनाफोरा जो हमने पहले पढ़ा, फर्स्ट जो हमारी सेकंड लिटरेरी डिवाइस थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्टेंजा की कोई लाइनें होती हैं, 2 या 3 जितनी भी लाइनें होती हैं, उनकी स्टार्टिंग में अगर सेम वर्ड आ रहे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, तब तो वो एनाफोरा है। लेकिन रेपिटेशन का मतलब है पोएम में, स्टेंजा में कहीं पर भी शब्दों की या फ्रेज की या सेंटेंस की पुनरावृत्ति हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो स्टार्टिंग में ही हो, बीच में, आगे पीछे, कहीं पर भी इन शब्दों की पुनरावृत्ति हो सकती है। तो इस केस में हम कहेंगे वहाँ पर रेपिटेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling leaves, crumbling hearts. Crumbling is repeated many times to lay emphasis. तो यानी crumbling जो है कई बार यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो हुई है रेपिटेशन। अब बात कर लेते हैं सिम्बोलिज्म। हमारी नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस है वो है सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म मतलब प्रतीक के रूप में। तो इसका मतलब है सिम्बोलिज्म मीन्स दैट द थिंग रेफर्स टू सम अदर थिंग। यानी जब किसी चीज़ को हम प्रतीक के रूप में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर मान कर चलें कि सिम्बोलिज्म लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। जैसे इस पोएम के अंदर विंड जो है वो एक एज ए सिंबल यूज़ हुई है। यानी पोइट ने विंड के माध्यम से एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है, और विंड जो है वो एज ए सिंबल के रूप में यूज़ हुई है। और सिंबल क्या है? इट रेफर्स टू द चैलेंजेस इन लाइफ। यानी जीवन में जो चुनौतियाँ आती हैं उनके बारे में विंड को उनसे संबंधित बताया गया है। ही इज़ यूजिंग विंड एज ए सिंबल फॉर द एडवर्सिटीज़ इन अवर लाइफ। यानी पोइट जो है विंड को यूज़ कर रहा है एक प्रतीक के रूप में। किसके प्रतीक के रूप में? जीवन में आने वाली विपत्ति, परेशानियां, कठिनाइयों के प्रतीक के रूप में पोइट जो है विंड को एक सिंबल के रूप में यूज़ कर रहा है। तो ये थे हमारी लिटरेरी डिवाइस सिम्बोलिज्म। अब बात कर लेते हैं हमारी लास्ट लिटरेरी डिवाइस जो कि एलिट्रेशन है, इसके बारे में। दोस्तों एलिट्रेशन इज अ डिवाइस दैट फीचर्स रेपिटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड। एलिट्रेशन का मतलब ही होता है कि जब कॉन्सोनेंट साउंड की बार बार पुनरावृत्ति हो। ठीक है, अगर किसी स्टेंजा में, किसी लाइन में, किसी फ्रेज के अंदर अगर कॉन्सोनेंट साउंड की पुनरावृत्ति हो रही है तो आप मानकर चलेंगे कि वहाँ पर एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे द विंड गॉड विनोज। तो यहाँ पर देखो विंड और विनोज दोनों कॉन्सोनेंट साउंड हैं, और एक ही सेंटेंस के अंदर जब इनकी पुनरावृत्ति हो रही है तो मतलब ये हुआ यहाँ पर एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। तो वॉन्ट और वॉट दोनों ही क्या है? सेम कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है।
तो इस तरीके से ये थी लिटरेरी डिवाइस, जो कि मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। और जहाँ तक एक्सप्लेनेशन की बात करें तो वो भी मैंने अपने स्तर पर काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इस पोएम की समरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और शेयर अपने दोस्तों के साथ, खास तौर से जो 9th क्लास में हैं उन बच्चों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल। मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में समरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग, एंड वंस अगेन थैंक यू। हैव अ नाइस डे।